स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल अकेडमी में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेएसई, जीडीसी, यूपीएसएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है। ये कथन किसका है? ए जयशंकर प्रसाद, बी नरेश मेहता, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी कह रहा है कि कुंवर नारायण। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है। तो कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, ये कथन जो है रामधारी सिंह दिनकर का है। विकल्प ए इसका उत्तर क्या होगा? वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे के। दूसरे सवाल में कह रहा है कि आप किस कथन को असंगत मानते हैं? ये कह रहे कि एक भाषा के साहित्य को विश्व के दूसरे देश क्षेत्रों में पहुंचाने में अनुवाद पुल का कार्य करता है। बी कह रहे हैं कि अनुवाद के माध्यम से संसार का समस्त ज्ञान और साहित्य हमारे पास आ जाता है। सी कह रहे हैं कि अनुवाद में अनु का अर्थ है पहले लिखना, बाद का अर्थ है उसे पुनः बाद में लिख देना। और डी कह रहे हैं कि एक भाषा में व्यक्त भावों व विचारों को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो असंगत है। तो अगर इसमें असंगत की बात करें तो असंगत जो है वो विकल्प सी जो है वो असंगत है। क्यों? क्योंकि कथन में अनु का अर्थ पहले लिखना है और बाद का अर्थ है उसे पुनः बाद में लिखना असंगत है। अनुवाद दो शब्दों के योग से बना है, अनु और वाद, जिसमें अनु का अर्थ बाद में और पुनः से लिया जाता है और बाद का अर्थ होता है कथन। इसलिए विकल्प सी जो है वो क्या है? वो असंगत है। बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। तीसरे सवाल में कह रहा है कि परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? ए भाषा वैज्ञानिक, बी राष्ट्रपति, सी कवि व साहित्यकार और डी कह रहा है कि समाज। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण जो है वो भाषा वैज्ञानिक करते हैं। तो विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? वो आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। ए राष्ट्रीय भाषा, बी राजभाषा, सी बोली और डी उपभाषा। तो देखिए किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को हम बोली कहते हैं। तो विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा? वो आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर पांचवे की। पांचवें सवाल में कह रहा है कि सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? ए ब्राचड़, बी पैसाची, सी मागधी और डी अर्ध मागधी। तो आपका इसका उत्तर बताना है कि इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए ब्राचड़ का जो संबंध है, सिंधी का जो संबंध है वो ब्राचड़ से है। अर्थात विकल्प ए इसका उत्तर क्या होगा? वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाबी का संबंध पैसाची से है और मागधी में भोजपुरी, मगही और मैथिली आता है और अर्ध मागधी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है वो आते हैं। सवाल नंबर छठवें पर आते हैं। कह रहे कि जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ए साधारण धर्म, बी वाचक, सी उपमान और डी कह रहा है कि उपमेय। तो आपको इसको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय और उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। तो विकल्प ए इसका उत्तर क्या होगा? वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर सातवें पर आते हैं। सातवां सवाल क्या कह रहा है? काव्य का अनिवार्य तत्व क्या है? ये आपको बताना है। ए शब्द तत्व, बी अलंकार तत्व, सी अर्थ तत्व और डी भाव तत्व। तो आपको बताना है कि काव्य का जो है वो अनिवार्य तत्व क्या होता है। तो देखिए अलंकार तत्व जो है वो काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, यह काव्य का शोभा विधायक तत्व है। शब्द तत्व, अर्थ तत्व तथा भाव तत्व के बिना काव्य सिर्फ संभव नहीं है, अतः ये काव्य के अनिवार्य तत्व हैं। सोलवा का है, क्या कर रहे हो भाई? अरे यार, सातवां। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर सातवें की। सातवें सवाल में कह रहा है कि काव्य का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है? ए शब्द तत्व, बी अलंकार तत्व, सी अर्थ तत्व और डी कह रहा है कि भाव तत्व। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है कि काव्य का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है। तो देखिए काव्य का अनिवार्य तत्व जो है वो अलंकार तत्व जो है वो काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं होता। तो विकल्प बी इसका उत्तर सही होगा। शब्द तत्व, अर्थ तत्व और भाव तत्व जो होते हैं ये सभी जो है वो आ, काव्य के अनिवार्य तत्व हैं। इनके बिना काव्य का सृजन नहीं हो सकता, अतः ये काव्य के अनिवार्य तत्व माने जाते हैं।
सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में कह रहा है कि इनमें से अलंकार की परिभाषा एवं लक्षण से संबंधित कौन-सा कथन सही नहीं है? आपको इसका उत्तर जो है वो बताना है। ये कह रहे कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बी कह रहे कि उपमा में रूप गुण, रंग गुण आदि की समानता के आधार पर दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है। सी कह रहे कि जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। और डी कह रहे कि जहाँ उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। तो आपको बताना है कि इनमें से अलंकार की परिभाषा और लक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये विकल्प डी जो है ये कथन सही नहीं है। जहाँ उपमेय उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप कर दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है, जिसको भेद रहित कहते हैं, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। वहां पर संदेह अलंकार नहीं होता है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि पीयूष हो कहो छु संदेशना हे भौरा हे काग सो धन बिरहे जरि मुई तेक धुआं धम लाग। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, आपको ये बताना है। ए चौपाई, बी दोहा, सी कुंडलियां और डी कह रहा है कि सुरठा। तो आपको बताना है कि इसमें कौन-सा जो है वो छंद लिखा गया है और किस छंद में ये लिखा गया है। तो उक्ति जो है दोहा छंद में है। विकल्प बी उसका उत्तर जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं और यह मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत की पंक्ति है। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहा है कि साधारणीकरण के संदर्भ में कहा गया है वाक्य भावकत्वम साधारणीकरणम निम्नलिखित में से किस आचार्य का है? आपको ये बताना है कि ये किसके द्वारा कहा गया है। ए भट्टनायक, बी रुद्रट, सी विश्वनाथ और डी जगन्नाथ। तो किसका है, आपको ये बताना है। तो देखिए ये भावकत्वम साधारणीकरण जो है आचार्य भट्टनायक का है। तो भट्टनायक अर्थात विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। कह रहे तोता डाली पर बैठा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, आपको ये बताना है। ए करण, बी संबंध, सी अधिकरण और डी अपादान। तो तोता डाली पर बैठा, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा, तो इसमें अधिकरण कारक होगा। विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर जो है वो सही हो जाएगा। जब किसी का आधार प्रकट करना हो तो वहाँ अधिकरण कारक का प्रयोग जो है किया जाता है और इसका चिन्ह में और पर जो है ये दोनों होता है। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि वाराणसी का बनारस रूप में विकास किस चीज का उदाहरण है, ये आपको बताना है। ए कह रहा है व्यंजन विपर्य का, बी कह रहा है व्यंजनागम का, सी कह रहा है व्यंजन लोप का और डी कह रहा है सुर व्यंजनागम का। तो आपको बताना है कि वाराणसी का बनारस रूप जो है वो किसके किस विकास का उदाहरण है। तो ये व्यंजन विपर्य का उदाहरण है, अर्थात विकल्प ए इसका उत्तर क्या होगा, वो 12 नंबर सवाल का जो है आपका करेक्ट आंसर जो है वो सही हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। 13 नंबर सवाल पर। 13 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है कि कंकड़ क्वड़ित रतिड़ नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरे था कलरव गीतों में स्वर लय का होता अभिसार। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन का तदाएं आज न मुख को सता रही। उपयुक्त का पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है। ए कह रहा है काल दोष, बी कह रहा है वचन दोष, सी कह रहा है लिंग दोष और डी कह रहा है क्षुद्र संस्कृत दोष। तो आपको इसका सही उत्तर जो है वो बताना है कि इसमें कौन सा दोष जो है वो लक्षित हो रहा है। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो इस पृष्ठ पंक्तियों में जो है क्षुद्र संस्कृत दोष लक्षित हो रहा है। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। व्याकरणात्मक दृष्टि से अशुद्ध पदों का प्रयोग च्युत संस्कृत दोष कहलाता है। च्युत संस्कृत दोष दोष काव्य के नित्य दोष जो है ये माने जाते हैं। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर सवाल में कह रहा है कि जब वक्रोक्ति वक्रता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। ए करे कि सभंग श्लेष वक्रोक्ति, बी करे कि अभंग श्लेष वक्रोक्ति, सी करे कि काकु वक्रोक्ति और डी करे कि प्रहेलिका। तो आपको इस 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए जब वक्रोक्ति वक्रता की कंठ ध्वनि पर आश्रित हो जाती है तो उसे हम काकु वक्रोक्ति कहते हैं। तो विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा, वो आपका करेक्ट आंसर जो है वो सी इसका जो है वो सही हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखें तो हम कह सकते हैं कि मैं सुकुमार नाथ मन जोगू, तुम ही उचित तब को कहाँ भोगू। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15वां सवाल में कह रहे हैं कि तर और रूप धर देख के बिरहिन ते अकुलाए, इसमें कौन सा काव्य दोष है, ये आपको जो है वो बताना है।
ए शुद्ध संस्कृत, बी न्यून पदत्व, सी अधक पदत्व और डी कहता है क्लिष्टता दोष। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें किस तरह का दोष है। तो इस पंक्ति में जो है वो क्लिष्टता दोष है। तो विकल्प जो है आपका डी, इसका उत्तर क्या होगा वो अ, जो है आपका वो सही हो जाएगा। इसमें क्लिष्टता दोष है, जिसका अर्थ कठिनाई से होता है, अर्थात काव्य में चमत्कारपूर्ण ढंग के अर्थ प्रकट करने के लिए जिस दृष्टिगत पद शैली को अपनाया जाता है, वहां पर जो है क्लिष्टता दोष होता है। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहा है कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, इस पद में कौन सा काव्य गुण है, यह आपको बताना है। ए माधुर्य, बी ओज, सी प्रसाद और डी कह कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि इसमें जो है कौन सा काव्य गुण है। तो इस पद में अगर देखा जाए तो माधुर्य काव्य गुण है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। माधुर्य गुण किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में हृदय में जहाँ मधुरता का संचार होता है, उसे माधुर्य गुण कहा जाता है। यह गुण विशेष रूप से श्रृंगार, शांत एवं करुण रस में पाया जाता है। बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। 17 नंबर सवाल में कह रहा है कि व्यंग जीव है कवित्व में, शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है, वर्ण व्यंग प्रसंग, यह कथन किस आचार्य का है। आपको ये जो है वो बताना है। ए मम्मट, बी भिखारीदास, सी कुलपति और डी प्रताप शाही। तो आपको बताना है कि ये जो उक्ति है वो किस आचार्य के द्वारा लिखित है। तो ये कथन जो है वो प्रताप शाही का है। तो विकल्प डी, इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। 18 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ये कह रहे हैं कि ध्वनि के दो प्रमुख भेद माने गए हैं, लक्षणामूला और व्यंजनामूला। बी कह रहे हैं कि लक्षणामूला को अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं। सी कह रहे हैं कि अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भी दो भेद माने गए हैं और डी कह रहा है कि अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि लक्षणामूलक ध्वनि का ही एक भेद है। तो आपको बताने कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो देखिए ध्वनि के दो मुख्य भेद माने गए हैं, लक्षणामूला और व्यंजनामूला। कथन ध्वनि सिद्धांत से संबंधित नहीं है, बल्कि ध्वनि सिद्धांत से संबंधित ये कथन एकदम नहीं है। अगर ध्वनि सिद्धांत से संबंधित अगर कथनों की बात करें तो लक्षणामूला को जो है अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं। अविवक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद माने गए हैं। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि लक्षणामूलक ध्वनि का ही एक भेद है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन माने जाते हैं। आनंदवर्धन ने ध्वनि के तीन भेद किए हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। तो इस तरह से देखा जाए तो विकल्प ए जो है इसका क्या है वो अशुद्ध है। तो विकल्प ए कथन सही जो है वो इसमें नहीं है। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि तद्दोषो शब्दार्थो शगुणावनलंकृत पुनः क्वापि, यह काव्य लक्षण किस आचार्य के द्वारा निरूपित है। आपको ये बताना है। ए पंडित जगन्नाथ, बी मम्मट, सी दंडी और डी कह रहा है कि महिम भट्ट। तो आपको बताना है कि कथन किसका है, तो यह आचार्य मम्मट का है। विकल्प बी, इसका उत्तर क्या होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल आते हैं हम लोग सवाल नंबर 20वें पर। 20वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है कि कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन जो है वो किसका है, ये आपको जो है वो बताना है। ए कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी कह रहा है कि श्याम सुंदर दास और डी कह रहा है कि डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो देखिए, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। कविता के संदर्भ में यह कथन जो है आचार्य शुक्ल का है। तो विकल्प आपका ए जो है वो क्या होगा, वो आपका करेक्ट आंसर जो है इसमें हो जाएगा। सवाल नंबर आते हैं हम लोग 21 पर। 21 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतीय अंक के इनमें से अतिथि संपादक कौन थे, ये आपको बताना है। ए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सी देवीदत्त शुक्ल और डी कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत। तो आपको इसका उत्तर जो है वो बताना है। तो इसके अतिथि संपादक जो है वो अज्ञेय थे। विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में कह रहा है कि जमाने में हम आत्मकथा के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। ए मनु भंडारी, बी कृष्णा सोपती, सी निर्मला जैन और डी मैत्रेयी पुष्पा। तो जमाने में हम किसकी आत्मकथा है ये आपको बताना है। तो ये आत्मकथा निर्मला जैन के द्वारा लिखित है। विकल्प सी, इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है, ये आपको बताना है। ए रमनाथ त्रिपाठी, बी कृष्णा अग्निहोत्री, सी रामदास मिश्र और डी करेक्ट मनु भंडारी।
तो आपको बताना है कि लगता नहीं है दिल मेरा, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है और ये 1997 में प्रकाशित है। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब बताएं सवाल नंबर 24। 24 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि जिस तरह कल्पना प्रणव अंतर्दृष्टि छायावाद की विशेषता है और अंतर्मुखी बौद्धिकता प्रयोगवाद की विशेषता है, उसी तरह यथार्थ सामाजिक चेतना प्रगतिवाद की विशेषता है। यह कथन किस आलोचक का है? ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी न दुलारे वाजपेयी। तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। ये नामवर सिंह के द्वारा कहा गया कथन है। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कथन किसका है? ए कालिदास, बी मातुल, सी विलोम और डी मल्लिका। तो आपको 25वें सवाल का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर जो है क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। ये मातुल के द्वारा कहा गया कथन है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।